Hi everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry Solution with रश्मि। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने कॉलेज लेक्चर केमिस्ट्री पेपर सेकंड का पार्ट फर्स्ट सॉल्व किया था जिसमें कि 75 क्वेश्चन थे। आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट 75 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पार्ट फर्स्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला पूछा है जीसस सॉल्ट का। तो जीसस सॉल्ट की स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होती है, मेटल प्लेटिनम बीच में, 3 कॉर्नर पर क्लोरीन और एक कॉर्नर पर जो है ये एथीन जुड़ा रहता है इस तरीके से। ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है और ऊपर इस पर होता है माइनस चार्ज। और इसे हम कार्बधातुक यौगिक कह सकते हैं क्योंकि इसमें मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है। सो ये इसकी स्ट्रक्चर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो पूछा है एल्काइंस एड ऑन हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट टू गिव। तो लिंडलार कैटलिस्ट जो है वो सिस एडिशन देता है, तो सिस एल्किन देगा। और लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है? PdCaCO3। इसे हम लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं, सिस एडिशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो पूछा है कि फेरोसिन एसिटिल क्लोराइड की सम मोलर मात्रा के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बना रहा है जिसमें कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल वलय में होती है। तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल वलय में कौन सी रिएक्शन होती है? डील्स हेल्डर रिएक्शन, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन या हाइड्रोफॉर्माइलेशन। तो देखिए कि जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल वलय है उसमें और एसिटिल क्लोराइड की उपस्थिति में और एसाइल ग्रुप जो है वो उस वलय से जुड़ेगा, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो थर्ड नंबर ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये COCH3 एसाइल ग्रुप जो है वो 5 मेंबर रिंग से जुड़ जाता है। ये इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है फेरोसिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो जीसस सॉल्ट था ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, तो ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर्स। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में एनोमर कहलाते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, ऑक्सीजन, ये फर्स्ट नंबर कार्बन और यहाँ पे ये 6 नंबर कार्बन होता है। और फर्स्ट नंबर कार्बन पे H और OH अगर इस तरीके की व्यवस्था होती है तो ये अल्फा ग्लूकोज कहलाता है। और अगर इस H की जगह यहाँ ऊपर OH आ जाता है और नीचे H आ जाता है तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? बीटा स्ट्रक्चर कहलाती है। तो ये जो आपस में फर्स्ट नंबर पर इस तरीके के अरेंजमेंट की वजह से जो इनके बनते हैं एनोमर्स, तो ये आपस में एनोमर्स कहलाते हैं। थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट रिएक्शन में देखो पूछा है बार्टन रिएक्शन इन्वॉल्व्स फोटोलाइसिस ऑफ। तो बार्टन रिएक्शन एक फोटोलाइसिस रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि ये जो लॉन्ग चेन एल्काइल नाइट्राइल हैविंग डेल हाइड्रोजन ये रिएक्ट करता है और इसमें ये एल्काइल नाइट्राइड जो है इस तरीके से देखो ये होता है और यहाँ पर NO प्रेजेंट होता है। तो इसकी जो अल्फ़ा, बीटा, गामा और ये गामा एंड ये डेल्टा पोजीशन पर जहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये जो है वो रिएक्शन करके और बनाते हैं डेल नाइट्रोसो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉरी, इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी डेल नाइट्रोसो अल्कोहल की। यहाँ पे जहाँ पर NO प्रेजेंट था उसकी जगह अल्कोहल ग्रुप आ जाता है और यहाँ पर नाइट्रोजन और ये OH, तो ये कहलाता है डेल नाइट्रोसो अल्कोहल। तो इसमें ये फोर्थ नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉन्ग चेन एल्काइल नाइट्राइड हैविंग डेल हाइड्रोजन। नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए एल्कीन दे रखा है और NBS के साथ रिएक्शन है। तो NBS क्या करता है? N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड बोलते हैं इसे, NBS। ये क्या करता है, जो डबल बॉन्ड के जो अल्फा पोजीशन पर जो कार्बन होता है उसके हाइड्रोजन को निकाल करके उसकी जगह Br जोड़ देता है। तो यहाँ ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। सो इसका आंसर सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है इन कार्बोनाइल कंपाउंड, ये 3 कार्बोनाइल कंपाउंड दे रखे हैं और इनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछी है सेंट्रल एटम की। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे कि जो निकल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा DS3D8 और 4s2 होगा
और कार्बोनाइल क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड कर देगा, तो सारे के सारे जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो फिल्ड हो जाएंगे, सो आगे के ऑर्बिटल काम आएंगे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। सेकंड की बात करते हैं FeCO5 की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Fe का D6 और S2। यहाँ पे भी देखिए CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जो पेयर्ड करेगा, लेकिन 8 तक सभी ये जो 4 ऑर्बिटल फिल होंगे, एक ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा, सो इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP3 हो जाएगा, DsP3। और थर्ड में देखिए कि क्रोमियम है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, D5S1, और ये सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड जब होंगे तो डी ऑर्बिटल के 3 ऑर्बिटल फिल हो जाएंगे और बाकी वैकेंट आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे, तो इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन ये रहेगा sp3, dsp3 और d2sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है पायरोल ऑन हाफ मान एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन गिव्स। तो पायरोल का जो हाफ मान मेथिलीकरण करते हैं तो इसमें इस तरीके से होता है कि मिथाइल ग्रुप की प्रेजेंस लेते हैं, इसमें एक्सिस में मिथाइल ग्रुप की प्रेजेंस लेते हैं एक्सिस में, तो ये जो नाइट्रोजन है इससे इस तरीके से मिथाइल ग्रुप जुड़ जाते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और उसके बाद में अल्फा एंड ये बीटा पर जो प्रेजेंट हाइड्रोजन होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन देता है, और ये इधर से इस तरीके से बॉन्ड टूट करके और ये एमीन ग्रुप निकल जाता है और प्रोडक्ट जो है वो एल्कीन के रूप में बनता है। तो इसमें ये देखिए सेकंड नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट बनेगा, डबल बॉन्ड रीअरेंज होकर के इस तरीके से वापस व्यवस्थित हो जाते हैं, तो 1,3-ब्यूटाडाइन प्रोडक्ट के रूप में इसमें बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है विच वन इज़ ए नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। नॉन रेडिएटिव कौन सा इसमें से, तो देखिए कि फ्लोरोसेंस होता है, जो कि फ्लोरोसेंस में क्या होता है कि S1 से और ग्राउंड स्टेट में आता है, सिंगल जो ग्राउंड स्टेट होती है, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, उसे क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस। और जबकि फास्फोरोसेंस में क्या होता है, T1 से और S0 में आता है, तो ये दोनों ही प्रोसेस क्या होते हैं और रेडिएटिव होते हैं। और लेकिन जो इंटरनल कन्वर्जन है, यानी कि एक स्टेज से एक, जैसे कि S1 से S2 में जाना या फिर T1 से T2 में ट्रांजिशन होना, तो इसे इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं, तो ये एक नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है। उसके अलावा ये जो केमिल्यूमिनेसेंस है ये भी एक रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है, सो इसका आंसर थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड इन ओपन और ऑक्सीडेशन। ओपन और ऑक्सीडेशन में अपन क्या यूज़ करते हैं, तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो 2 डिग्री एल्कोहल होता है वो कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, ये 2 डिग्री एल्कोहल और कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है ओपन और ऑक्सीडेशन में, और इसमें यूज़ लिया जाता है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है ए रिएजेंट यूज्ड फॉर सिस हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ डबल बॉन्ड इज। तो सिस हाइड्रोक्सिलेशन में ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड ये यूज़ लिया जाता है, देखो डबल बॉन्ड पर, और ये इस तरीके से रिएक्शन करके और दोनों तरफ OH ग्रुप जोड़ देता है, सिस एडिशन देता है, ये दोनों OH ग्रुप जो है सेम साइड जुड़ते हैं, सो आंसर हो जाएगा ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द रिएजेंट सुटेबल फॉर स्टीरियोस्पेसिफिक रिडक्शन ऑफ बीटा कीटोएस्टर एंड बीटा डाइकीटोन इज। तो देखो बीटा कीटोएस्टर बीटा डाइकीटोन के लिए, और यहाँ ये बेकर ईस्ट ये यूज़ किया जाता है। बेकर ईस्ट क्या करता है कि जो कीटोनिक ग्रुप होता है इसे एल्कोहल ग्रुप में इस तरीके से कन्वर्ट करता है, और बेकर ईस्ट बोटनिकल इसका जो नेम होता है वो होता है सैक्रोमाइसिस सेरेवियसिस। तो ये जैसे देखो बीटा कीटोएस्टर की अपन बात करते हैं तो इसमें ये इस तरीके से कन्वर्ट करेगा ये, यानी कि ये ट्रांस एडिशन देता है। ट्रांस एडिशन इस तरीके से होता है कीटोनिक ग्रुप इसमें एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, सो ये स्टीरियोस्पेसिफिक रिडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड इन आर्न्स्ट आइस्टर्ट सिंथेसिस ऑफ एसिड। तो देखिए ये जो आर्न्ट आइस्टर्ट सिंथेसिस है ये क्या करता है कि अम्ल को एक कार्बन अधिक वाले एसिड में कन्वर्ट कर देता है, तो इसमें ये काम आता है CH2N2, यानी कि CH2 ग्रुप जो है वो एसिड में जुड़ करके और उसको एक कार्बन अधिक वाला एसिड कन्वर्ट में बदल देता है। देखो इस तरीके से रिएक्शन होती है कि जो RCOH है ये पहले SOCl2 से रिएक्शन करता है और ये OH ग्रुप जो है वो Cl से रिप्लेस हो जाता है, और उसके बाद में ये CH2N2 से रिएक्शन करके और एक कार्बन अधिक वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो इस तरीके से इस रिएक्शन में CH2N2 काम में आता है। नेक्स्ट रिएक्शन में देखो पूछा है हाउ मैनी नोड्स आर प्रेजेंट इन ल्यूमो ऑफ 135 हेक्साट्राइन। तो देखिए 135 हेक्साट्राइन की अगर बात करते हैं तो इसमें टोटल जो
ऑर्बिटल्स होंगे वो साइज 6 होंगे, मतलब टोटल मोलिकुलर ऑर्बिटल 6 बनेंगे, क्योंकि 135 हेक्साट्राइन है, यानी कि 3 इसमें डबल बॉन्ड है। अब 3 डबल बॉन्ड है तो यानी कि साइड 3 तक ये पूरा फुली फिल्ड रहेगा, यानी कि ये साइड 3 इसका क्या हो गया, होमो हो गया। और ल्यूमो यानी कि लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल बोलते हैं, तो वो हो जाएगा साई 4। तो साई 4 इसका ल्यूमो कहलाएगा। अब साई 4 में नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा n-1, तो 4 - 1 = 3। सो आंसर रहेगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पिकअप द चिचिन-पेपिन हाइड्रोकार्बन। तो ये चिचिन-पेपिन हाइड्रोकार्बन जो है, ये सेकंड नंबर जो ऑप्शन है ये कहलाता है। इसमें 4 और ये रिंग होती है, और अगर इसकी जगह जैसे कि यहाँ ये जो रिंग बनी हुई है, यहाँ पे n का मान 1 है तो ये चिचिन-पेपिन कहलाएगा। अगर यहाँ n का मान 2 कर दिया जाए तो वो जो कार्बन है वो मूलर हाइड्रोकार्बन कहलाता है। सो चिचिन-पेपिन हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर में 4 रिंग पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पूछा है कि द रिएजेंट यूज्ड इन पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन इनटू नेचुरल सिंथेटिक रबड़। तो नेचुरल जो रबड़ होता है उसमें आइसोप्रीन के बहुलकीकरण से वो बनता है, और उसमें रिएजेंट के रूप में जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज़ लिया जाता है। और इसी का जो एक रूप, ये जो नेचुरल रबड़ होता है, ये इसका सिस आइसोप्रीन जो होता है वो नेचुरल रबर कहलाता है। अगर इसके ट्रांस रूप की अपन बात करते हैं तो उसे अपन बोलते हैं गट्टा पर्चा। तो ये भी एक रबड़ का ही रूप होता है, लेकिन नेचुरल रबर सिस आइसोप्रीन कहलाता है और जिगलर नाटा कैटलिस्ट में यूज़ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पूछा है विच मेटल इज़ प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में जो है वो मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, जबकि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू NH4 अमोनियम आयन इज़ नोन एज। तो ये जो रिएक्शन होती है नाइट्रोजन को अमोनियम आयन में कन्वर्ट करने की, ये कहलाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन यौगिकीकरण इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। तो फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट के रूप में क्राउन ईथर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक रिएक्शन दे रखी है और उसमें अपन को ये ए पूछ रखा है कि ए क्या होगा। तो देखिए ZnHgHCl अपचयन करता है, रिडक्शन शो करता है, और ये क्या करता है कि CO ग्रुप को और CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ देखिए, ये जो बीच में CH2 ग्रुप है, अगर इसकी जगह मैं कीटोनिक ग्रुप लगा दूँ तो ये क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर कीटोन रहेगा। इसे क्लीमेंशन अपचयन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पूछा है द एक्टिव स्पीसीज इन टोलेन रिएजेंट इज। टोलेन रिएजेंट में एक्टिव स्पीसीज क्या होती है, ये AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस। और इस टेस्ट टोलेन रिएजेंट टेस्ट को क्या अपन क्या बोलते हैं, रजत दर्पण टेस्ट भी कहते हैं। और इसमें क्या बनता है, Ag, मतलब कि इसमें ये रजत दर्पण का निर्माण होता है, यानी कि Ag आयन बनते हैं इसमें। और ये टेस्ट कौन देता है, तो ये एल्डिहाइड देता है। ये टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है द रिएक्शन डी ग्लूकोज से और डी एनोज का कन्वर्जन और क्या कहलाता है, तो ये एपिमराइजेशन कहलाता है। एपिमराइजेशन पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि अगर अल्फा ग्लूकोज को बीटा ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो वो एनोमर्स कहलाते हैं एक दूसरे के, और जबकि जो अन्य कार्बन होते हैं ना C2 से लेकर C6 तक, तो वो कहलाते हैं एपिमर्स। तो डी ग्लूकोज जो है उसका C2 एपिमर है, डी मेनोज C2 एपिमर कहलाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पूछा है नाइट्रोबेंजीन व्हेन रिड्यूस्ड विद जिंक प्लस NaOH। तो जिंक और NaOH के साथ नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस होकर के और हाइड्रोजोबेंजीन देता है। इस तरीके से ये नाइट्रोबेंजीन और ये बनाएगा हाइड्रोजोबेंजीन NH और यहाँ पर फिर एक फिनाइल ग्रुप, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पूछा है द रोल ऑफ एलम इन प्यूरिफिकेशन ऑफ मडी वाटर इज दैट ऑफ। तो फिटकरी, एलम यानी फिटकरी का जो यूज़ होता है वो मडी वाटर में, गंदे जल के शोधन में किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो जो फिटकरी होती है वो कोग्लुएटेंट के रूप में इसमें काम करती है। ये क्या करती है, इसमें जो गंदगी होती है उसको नीचे उसको स्कंदित कर देती है। सो इस तरीके से वाटर के प्योरीफिकेशन में काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है बोथ मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन आर। तो मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन दोनों ही क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन RNA। RNA में कौन सा बेस नहीं होता है, तो RNA में क्या होता है, T की जगह U पाया जाता है। T की जगह U पाया जाता है, यानी कि थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। तो थाइमिन बेस इसमें नहीं पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए स्ट्रक्चर पूछिए ICl4- की। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे इसमें। आयोडीन के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस मोनोवेलेंट 4 और -1 चार्ज है, सो +1/2 यानी कि 6, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2। सो स्ट्रक्चर इसकी ऑक्टाइडल होनी चाहिए, लेकिन 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, सो लोन पेयर यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे रहेंगे, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी इसकी, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगी। सो ऑप्शन सेकंड नंबर इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है EAN और इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस का पूछा है। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। तो आयरन का जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 26 होते हैं, और कोबाल्ट जो है, एक कोबाल्ट 2 इलेक्ट्रॉन देता है, सो 5 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 10। सो इसका कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा फर्स्ट का। अब सेकंड वाले की बात करेंगे, तो देखिए सेकंड वाले का अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर टोटल का अपन निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा कि कोबाल्ट के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 54 हो जाएंगे, क्योंकि 2 है मॉलिक्यूल। और अगर बात करें कार्बोनिल की तो 8 है, इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने देंगे, 16, और एक उठ जाएगा मेटल मेटल बॉन्ड, तो ये आएंगे टोटल जो है वो 72। अब देखिए इसमें 72 ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब ये सिंगल मॉलिक्यूल के बारे में पूछ रहे हैं, यानी कि ये जब डाइवेलेंट के रूप में है ना, तो अगर इसको अपन निकालते हैं तो इस तरीके से निकालेंगे कि अगर एक कोबाल्ट की बात करेंगे तो आएंगे उसके 27 इलेक्ट्रॉन्स, और एक कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा 8। यहाँ पे 8 है तो एक में कितने हो जाएंगे, 4, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 8। और अगर यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड की बात करें तो एक कार्बोनिल का 1 इलेक्ट्रॉन, सो ये आ जाएंगे 36। देखिए इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ, ये कोबाल्ट, और ये इसमें इस तरीके से 4 कार्बोनाइल ग्रुप जुड़े रहते हैं। तो अगर अपन सिंगल एक इसकी बात करेंगे तो इसका कैलकुलेशन करेंगे अपन, तो इसमें हो जाएंगे 27 और ये 8 इलेक्ट्रॉन कार्बोनाइल के द्वारा, और एक मेटल मेटल बॉन्ड का, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए काम में आएगा सिर्फ, तो यहाँ पे एक जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा टोटल 36। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द यूनिट ऑफ द मोलिकुलर पार्टीशन फंक्शन। तो मोलिकुलर पार्टीशन फंक्शन डायमेंशन लेस होता है, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द एनर्जी लेवल ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इन ए बॉक्स ऑफ लेंथ LR, यानी कि एक L लंबाई का तो बॉक्स है, उसका द्रव्यमान m है, तो उसमें जो ऊर्जा स्तर होते हैं तो वो क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं, इसमें क्वांटाइज्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच मेटल इज प्रेजेंट इन मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन में कौन सी मेटल होती है, आयरन होती है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों में ही आयरन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है द नंबर ऑफ पायरोल न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई इन हीमोग्लोबिन इज। तो हीमोग्लोबिन में जो है वो टोटल 4 पायरोल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, 4 पायरोल की रिंग पाई जाती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है अमोनिया मॉलिक्यूल बिलोंग टू विच पॉइंट ग्रुप। पॉइंट ग्रुप पूछा है अमोनिया का, तो अमोनिया का पॉइंट ग्रुप C3V होता है, और इसमें एलिमेंट्स कौन से होते हैं, C3 और 3 सिग्मा V, तो ये C3V मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच पेयरिंग ऑफ मॉलिक्यूल एंड पॉइंट ग्रुप इज करेक्ट। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन BCl3, तो BCl3 का जो पॉइंट ग्रुप होता है वो होता है D3H। H2O का पॉइंट ग्रुप C2V होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी H2S का भी C2V ही होता है, CH2Cl2 का भी C2V पॉइंट ग्रुप होता है, इस तरीके से होता है CH2Cl2, और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है ना इसकी, सॉरी ये इस तरीके की स्ट्रक्चर, सो ये भी, और लाइक वाटर मॉलिक्यूल काम करता है, सो इसका पॉइंट ग्रुप भी C2V होता है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड नंबर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए द पॉइंट ग्रुप ऑफ मीथेन इज। तो देखिए मीथेन की जो स्ट्रक्चर होती है वो रेगुलर स्ट्रक्चर होती है, यानी कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो इसकी जो पॉइंट ग्रुप होगा वो TD होगा, टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द स्टोक्स आइंस्टीन इक्वेशन। तो स्टोक्स आइंस्टीन इक्वेशन ये होती है D = RT/6 पाई नीटा RNA, ये कहलाती है स्टोक्स आइंस्टीन इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हक्कल रूल पूछा है। तो हक्कल रूल तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें पाई जो है वो ब्रैकेट से बाहर आएगा, मतलब टोटल जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उसको काउंट करने के लिए 4n+2 फॉर्मूला यूज़ लिया जाता है, और पाई जो है वो ब्रैकेट से बाहर लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद एसिटिक एनहाइड्राइड गिव्स। तो देखिए
1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब हो गया एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड जो होता है ये इस तरीके से डबल बॉन्ड OH और यहाँ भी डबल बॉन्ड OH इस तरीके से आएगा, तो ये बनाता है साइक्लिक कीटोन, और ये इस तरीके से। तो ये इसका आंसर जो है वो कीटोन रहेगा, सॉरी इसका आंसर साइक्लिक कीटोन रहेगा। और अगर अपन जैसे ये 1,6 दे रखा है, अगर इसकी जगह 1,4 या 1,5 होता है तो 1,4 की अगर बात करें तो सक्सिनिक एसिड बनता है, C डबल बॉन्ड ओ, इस तरीके से 4 कार्बन होते हैं। और तो ये जो बनाता है वो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है इस तरीके से, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। और अगर इसी तरीके से अपन अगर ग्लूटेरिक एसिड की बात करते हैं तो ग्लूटेरिक एसिड भी एनहाइड्राइड का ही फॉर्मेशन करता है, जिसमें कि 5 कार्बन होते हैं, यानी कि CH3 को मैं यहाँ लिख दूँ 2 और बाकी ये 2 इसमें एसिडिक ग्रुप, तो ये भी इसका फॉर्मेशन करते हैं। ये इस तरीके से देखिए एनहाइड्राइड का ही फॉर्मेशन करेंगे। तो इसमें जो है 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइक्लिक कीटोन का निर्माण करते हैं, बाकी दोनों 1,4 एंड 1,5 कार्बोक्सिलिक एसिड किसका निर्माण करेंगे, एनहाइड्राइड का निर्माण करेंगे, साइक्लिक एनहाइड्राइड का। सो अभी इसका करेक्ट आंसर जो है वो साइक्लिक कीटोन फर्स्ट नंबर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन ऑन एसिडिक और एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस गिव्स। तो जब प्रोटीन का अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उससे एमिनो एसिड प्राप्त होंगे, और एमिनो एसिड जो है वो L फॉर्म में रहते हैं हमेशा, तो L एमिनो एसिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज लाइकली टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी प्रकाशिक समावयवता कौन प्रदर्शित करता है, जिसमें किसी भी तरह का कोई प्लेन प्रेजेंट नहीं होती है, जैसे समिति तल है, समिति एक्सिस है, या फिर समित केंद्र जिसमें प्रेजेंट नहीं होता है, वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो अब इसमें देखिए जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है ट्रांस कोबाल्ट का जो कार्बोनाइल ग्रुप है, तो उसमें ये इस तरीके से Cl अगर यहाँ रखूँ तो यहाँ पर आराम से प्लेन लग जाएगा। इसी तरीके से जो सेकंड नंबर ऑप्शन है उसमें भी क्या होगा, सभी जो एटम जो है वो सेम है, सभी ग्रुप सेम लगे हुए हैं, तो इसमें भी प्लेन प्रेजेंट रहेगा। थर्ड नंबर ऑप्शन देखिए सिस कोबाल्ट का जो कंपाउंड है, तो इसमें देखिए कि क्या होगा कि ये इस तरीके से सिस फॉर्म में रहेगा, तो यहाँ पे एक ग्रुप और यहाँ पर ये EN जो ग्रुप है ना, इथाइलिन डाइएमीन ग्रुप, तो ये इस तरीके से प्रेजेंट रहेंगे, तो इसमें कोई भी तरह का प्लेन प्रेजेंट नहीं रहता है, तो ये जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जबकि जो ट्रांस ग्रुप रहेगा उसमें क्या होगा कि ये NH3 ग्रुप को मैं यहाँ रखूँ और EN ग्रुप इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा, तो इसमें ये इस तरीके से आराम से इसमें प्लेन लग जाएगा, तो ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर थर्ड नंबर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्शियन ब्लू का फॉर्मूला पूछा है। तो पर्शियन ब्लू का फॉर्मूला ये सेकंड नंबर होता है कि Fe इसमें प्रेजेंट रहते हैं दोनों एटम, आयरन के 2 एटम प्रेजेंट रहते हैं Fe+3 के फॉर्म में और Fe+2 के फॉर्म में, और साइनाइड के 6 मॉलिक्यूल। अब देखिए Fe जो +3 है वो बाहर वाला होता है, और जबकि Fe+2 फॉर्म में और ब्रैकेट के अंदर वाला आयरन होता है। सो ये ध्यान रखना होता है इसमें, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट Fe+3 एंड Fe+2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विस्कोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको अपन पढ़ते हैं। देखिए एक विलयन में बहुलक की सांद्रता 2 ग्राम प्रति लीटर दे रखी है, यानी कि बहुलक की पॉलीमर की कंसंट्रेशन अपन को 2 ग्राम पर लीटर दे रखी है। इस बहुलक में विलयन की विस्काशिता और विलायक की विस्काशिता का जो अनुपात है, जो रेशो है, वो 1.102 दे रखा है, और हमें पूछी है नेज विस्काशिता ज्ञात करनी है। तो नेज विस्काशिता को अपन इंट्रिंसिक विस्कोसिटी बोलते हैं। तो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी को अपन इस तरीके से डिनोटेट करते हैं IN नीटा यानी विस्कोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ लिमिट लगाते हैं अपन, लिमिट कंसंट्रेशन को अपन 0 तक लेके जाते हैं, और ये फॉर्मूला होता है नीटा स्पेसिफिक विस्कोसिटी अपॉन कंसंट्रेशन, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हमें देखना है कि स्पेसिफिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए स्पेसिफिक विस्कोसिटी या नीटा SP इज इक्वल टू होता है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन विस्कोसिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। ये होता है -1 और लगाते हैं यहाँ पे -1, तो ये होता है स्पेसिफिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला। अब देखिए इंट्रिंसिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ यहाँ कि इंट्रिंसिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा नीटा यानी जो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, शॉर्ट में से लिख दूँ,
और विस्कोसिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि इसको मैं ये 0 लगा देती हूँ यहाँ प्योर सॉल्वेंट की, -1/c, और ये लिमिट लगाते हैं अपन यहाँ c = 0, यानी कि कंसंट्रेशन को 0 तक लेके जाते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए हमें ये रेशियो दे रखा है किसका, सॉल्वेंट का, और ये जो सॉल्यूशन का और प्योर सॉल्वेंट की जो विस्कोसिटी है उनका रेशियो अपन को दे रखा है। तो अपन फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखिए मैं इसको इस तरीके से शो कर देती हूँ कि ये फॉर्मूला दे रखा है 1.102, यानी कि इनका रेशियो दे रखा है, -1 फॉर्मूले में है, अपॉन है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन उनको 2.0 ग्राम पर लीटर दे रखी है। अब देखिए जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से -1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.102/2, यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊँगी तो नीचे 3 0 लग जाएंगे। और अब देखिए जब मैं इसमें इसको डिवाइड करूँगी और फिर ये नीचे पॉइंट्स लगाऊंगी तो इसका आंसर आएगा 0.051 लीटर पर ग्राम। सेकंड नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। तो ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। फॉर्मूला याद होना चाहिए। इंट्रिंसिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है नीटा स्पेसिफिक विस्कोसिटी अपॉन कंसंट्रेशन, और स्पेसिफिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है नीटा यानी कि विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन विस्कोसिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट -1। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन इज इक्वल टू स्टेटिस्टिकल वेट जी। कौन सा जो पार्टीशन फंक्शन होता है वो स्टेटिस्टिकल वेट जी के इक्वल होता है। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला अपन क्या लिखते हैं, Q = 2J+1 और e की पावर -EA/RT ये लिखते हैं। अब यहाँ देखिए ये जो 2J+1 है ये किसके इक्वल होता है, तो ये स्टेटिस्टिकल वेट जी के इक्वल होता है। जी इसको लिखते हैं अपन यहाँ। और ये कौन से नियम से लिखते हैं अपन यहाँ पे, ये जो रुसेल सॉन्डर्स कपलिंग रूल पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग जी ई यानी स्टेटिस्टिकल वेट जी ई का वैल्यू जो होती है वो 2J+1 के इक्वल होती है। और यहाँ पर अपन ई को -EA/RT इस तरीके से वापस लिख देते हैं। अब देखिए EA का मान 0 होता है कब, इफ़ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन ग्राउंड स्टेट, अगर सारे के सारे मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में होंगे तो EA का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये पूरी ये जो टर्म हो जाएगी EA की पावर 0, तो ये टर्म हट जाएगी, यानी कि QE का मान क्या आ जाएगा, GE के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन जो होता है वो इक्वल होता है स्टेटिस्टिकल वेट G के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे रखा है अज्यूमिंग डीजेनरेसी टू बी यूनिटी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी 3.0 kT एंड 2.0 kT। एनर्जी दे रखी है और हमें पूछा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो किसी भी ऊर्जा स्तर में और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको अपन इस तरीके से डिनोटेट करते हैं NJ से, NJ डैश, और रेशियो पूछा है इसलिए अपन इसका दो लेवल मान के इस तरीके से रेशियो निकालेंगे NJ डबल डैश। और इसका फॉर्मूला होता है 2J+1 ये डैश अपॉन 2J+1, यहाँ डबल डैश लगा दूँ और फिर यहाँ -EJ/KT, यहाँ पे ये डैश अपॉन EJ/KT इस तरीके से यहाँ डबल डैश लगा दूँ। ठीक है। अब देखिए डीजेनरेसी यूनिटी दे रखी है, यानी कि ये स्टेप है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। डीजेनरेसी यूनिटी है। अब EJ की वैल्यू अपन को 3 kT और 2 kT दे रखा है, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरीके से होगा -E की पावर -3 kT अपॉन KT -2 kT अपॉन KT इस तरीके से लिखेंगे। ये KT से KT कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो -3 है अपॉन में है तो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा -3 + 2 = E की पावर -1। सो ये जो सेकंड नंबर आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि ऊर्जा की किसी आवश्यकता को नगण्य मानकर 6 विभेद अणुओं को कितने विभिन्न तरीकों से 3 ऊर्जा स्तरों में रखा जा सकता है। यदि प्रथम में 3 अणु, द्वितीय में 2 अणु और तृतीय में 1 अणु हो। यानी कि देखिए प्रोबेबिलिटी पूछी अपन को, तो ये फॉर्मूला लगता है इसमें। टोटल अणु कितने हो गए, 3, 2 और 1, यानी कि टोटल कितने हो गए 6 मॉलिक्यूल। तो 6 का फैक्टोरियल अपॉन नीचे लिखेंगे 3 है, फर्स्ट लेवल में 3 दे रखे हैं, सेकंड लेवल में जो है वो 2 दे रखे हैं और थर्ड लेवल में 1 अणु है, तो 1 का फैक्टोरियल इस तरीके से लिखते हैं इसको। अब जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 ×
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, इस तरीके से। तो ये और सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर आएगा 60। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है द ऑपरेटर डी अपॉन डी एक्स ऑपरेट्स ऑन टू फंक्शंस ई की पावर ए एक्स और साइन ए एक्स दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन में आइगन फंक्शंस पूछा है कि इनमें से कौन सा आइगन फंक्शन है कौन सा नहीं है। तो देखिए अपन किस तरीके से निकालते हैं। आइगन फंक्शन क्या होता है कि जब अपन कोई ऑपरेटर, मान लो कि कोई ऑपरेटर मैंने लिया एक ऐप और मैंने इसको ऑपरेट किया किसी वेव फंक्शन के साथ, और फिर जब रिज़ल्ट में मेरे पास आया ए आई और वही वापस से फंक्शन, ओरिजिनल जो फंक्शन लिया था वो फंक्शन मेरे पास वापस आ गया। तो मैंने यहाँ पे किसी ऑपरेटर को ऑपरेट किया है किसी वेव फंक्शन के साथ में, और मेरे पास यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू आई है और वही वेव फंक्शन मेरे पास वापस आ गया। तो ये जो कांस्टेंट मैथमेटिकली कांस्टेंट जो वैल्यू होती है इसको अपन बोलते हैं आइगन वैल्यू, इसे बोलते हैं आइगन, और ये जो पूरा है ये आइगन फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में अपन को दे रखा है एक ऑपरेटर ई ए एक्स। तो मैं यहाँ पे लिखूँ इसको, मैं मेरे को ऑपरेट करना है डी अपॉन डी एक्स के साथ में, और ये लिखा है मैंने ई ए एक्स। तो ये इसको मैं ऑपरेट करूँगी तो ये आएगा कांस्टेंट वैल्यू ए है, ये ए आगे आ जाएगी और ये आ जाएगा ई ए एक्स, यानी कि देखिए वो सेम ऑपरेटर या सेम वेव फंक्शन मेरे पास वापस आ गया और ये एक कॉन्स्टेंटली कांस्टेंट वैल्यू मेरे पास आई है। तो ये क्या कहलाएगा, एक आइगन फंक्शन कहलाएगा, यानी कि फर्स्ट तो आइगन फंक्शन है। अब अपन सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में देखिए मैं इसको वापस से डी अपॉन डी एक्स के साथ में साइन ए एक्स को ऑपरेट करती हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, ए कांस्टेंट है, ए आगे आ जाएगा, तो साइन ए एक्स का क्या आ जाएगा, कोस ए एक्स। साइन का क्या हो जाता है, कोस हो जाता है। तो देखिए अपने पास कांस्टेंट वैल्यू तो आ गई, लेकिन वो सेम ऑपरेटर या सेम वेव फंक्शन वापस नहीं आया है, साइन की बजाय क्या आ गया है, कोस आ गया है। तो ये एक आइगन फंक्शन नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ नंबर सही हो जाएगा, सॉरी थर्ड नंबर सही हो जाएगा। ए इज़ आइगन फंक्शन बट बी इज़ नॉट। सो थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू, यानी कि जो ग्राउंड स्टेट होती है उसमें हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी का मान पूछा है। तो ये जो वैल्यू होती है ये होती है 3/2 A0 अपॉन जेड, इस तरीके से लिखते हैं। और जेड का मान हाइड्रोजन के लिए क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर सेकंड नंबर हो जाएगा 3/2 A0। और A0 यहाँ पे क्या होती है, बोर्स रेडियस कहलाती है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 0.0529 एंगस्ट्रॉम। ये इसकी A0 की वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स बिलोंग टू द सेम सिमेट्री ग्रुप एज NH3। तो NH3 का हमें पता है कि इस तरीके की देखो स्ट्रक्चर होती है, ये यहाँ एक लोन पेयर होता है और इसका पॉइंट ग्रुप होता है C3V। तो अब देखिए इसमें जो CH-Cl3 है उसकी स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल होती है, और ये कार्बन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पर Cl इस तरीके से मान सकते हैं। तो देखिए इन दोनों की स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। यहाँ पे इसको H को अगर मैं लोन पेयर कंसिडर करूँ तो इस तरीके से ये तीनों बॉन्ड जो है वो पायरोमिडल शेप में रहते हैं। सो इसका पॉइंट ग्रुप भी क्या आता है, C3 भी आता है। सो ऑप्शन क्या रहेगा, फोर्थ नंबर करेक्ट रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि किसी एक पदार्थ ए पर जब प्रकाश डालते हैं तो 0.002 मोल पदार्थ 20 मिनट में क्रिया कर गया। इसी समय ए ने 6.02 इंटू 10⁶ फोटोन प्रति सेकंड अवशोषित किए। तो पदार्थ की क्वांटम लब्धि का मान पूछा है और अपन को एवोगाड्रो नंबर दे रखा है, यानी कि क्वांटम यील्ड पूछी है। अब क्वांटम यील्ड को किससे डिनोटेट करते हैं, 5 से डिनोटेट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ ए रिएक्टेंट, यानी कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ ए रिएक्टेंट, जितने मोलिक्यूल ने रिएक्ट किया, अपॉन नंबर ऑफ फोटोन्स अब्जॉर्ब्ड पर सेकंड। इसको बोलते हैं पर सेकंड में, मतलब एक सेकंड में कितने फोटोन्स का अब्जॉर्प्शन किया गया है उस रिएक्टेंट ए के द्वारा। तो ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए अपन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। अपन को दे रखा है नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि ए के नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, तो अपन इनको नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स में तो अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आएगा 0.002 इंटू एवोगाड्रो नंबर
6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन अपन लिखेंगे इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स अब्जॉर्ब पर सेकेंड, तो ये है 6.02 इंटू 10⁻6। अब देखिए ये जो 6 है ये अपन को 20 मिनट्स में दे रखा है कि 20 मिनट्स में रिएक्शन हुई है, तो 20 मिनट्स में यानी कि टोटल कितने अब्जॉर्ब किए गए, ये तो पर सेकंड अब्जॉर्ब हुए हैं इतने तो, और 20 मिनट्स में अब्जॉर्ब हुए, तो इसको अपन 20 मिनट से या फिर उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 60 ये आ जाएगा। अब जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी कि सेकेंड नंबर ऑप्शन 1.66 इंटू 10⁻11, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है अब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ इन एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अपीयर्स एज, यानी जो अवशोषण स्पेक्ट्रम परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं उसमें जो अब्जॉर्ब्ड वेव लेंथ होती है वो किस रूप में दिखाई देती है, तो वो होती है डार्क ब्लैक लाइंस के रूप में दिखती है, वो डार्क बैकग्राउंड दिखता है इसमें, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही रहेगा, गहरी काली पृष्ठभूमि उसमें दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है लाइंस विच अपीयर इन अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ ए सब्सटेंस हैव वेवलेंथ्स विच आर, तो जो अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो रेखाएं दिखाई पड़ती है वो उनकी तरंग दैर्ध्य के बारे में पूछा है, तो उनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सेम होती है, यानी कि चाहे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो चाहे एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, उसमें जो लाइंस आएगी उनकी वेवलेंथ जो होती है वो सेम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बैकग्राउंड इन एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज, तो देखिए एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जो बैकग्राउंड होता है वो तो ब्राइट कलर का दिखता है और उसमें जो लाइंस आती है वो डार्क कलर की दिखती है। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया था तो डार्क लाइंस दिखती हैं और जो बैकग्राउंड होता है वो ब्राइट होता है, सो इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल चेंजेस इज मेजर्ड बाय TGA, तो TGA के अंदर अपन क्या देखते हैं कि इसमें मास लॉस किया जाता है, टेम्परेचर के साथ में क्या होता है कि मास लॉस होता है, तो इस तरीके से ग्राफ आते हैं मास लॉस के, जैसे Ca(C2O4) अपन एग्जांपल देखते हैं H2O, तो उसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है गर्म करने से H2O निकलता है, फिर सेकंड स्टेप में और CO2 निकलता है, फिर Ca और CO2 के रूप में, इस तरीके से 3 स्टेप में होता है, तो टेम्परेचर के साथ साथ इसमें क्या होता है मास लॉस होता है, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है विद रिगार्ड टू थर्मल एनालिसिस ए स्टूडेंट मेड 2 स्टेटमेंट A एंड B, 2 स्टेटमेंट किसी ने रिकॉर्ड किए। फर्स्ट जो है वो कहता है कि द डिफरेंशियल टेम्परेचर इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम टू ऑब्टेन DTA, यानी जो डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस DTA है उसमें जो प्लॉट आता है वो किसके बीच में आता है, डिफरेंशियल टेम्परेचर के बीच में एंड टाइम के बीच में DTA में ग्राफ प्लॉट किया जाता है। सेकंड नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि द डिफरेंशियल टेम्परेचर इज प्लॉटेड अगेंस्ट टेम्परेचर टू ऑब्टेन थर्मोग्राम, जबकि जो TGA होता है यानी कि जो थर्मोग्रेविमेट्री एनालिसिस है उसमें जो ग्राफ जो प्लॉट किया जाता है वो टेम्परेचर और टेम्परेचर के बीच में ही किया जाता है। तो ये जो 2 स्टेटमेंट दिए, तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो ट्रू होते हैं, फोर्थ नंबर ऑप्शन इसका सही होगा DTA और TGA के बारे में। DTA में जो थर्मोग्राम होता है या DTA में जो ग्राफ होता है वो डिफरेंशियल टेम्परेचर और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है, जबकि TGA में डिफरेंशियल टेम्परेचर और ऑब्टेन टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में अपन जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो DTA कहलाता है। DTA में क्या होता है डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस DTA, इसमें क्या होता है कि अपन का जो सैंपल होता है उसके टेम्परेचर को अपन और एक रेफरेंस एक मानक मानते हैं, उसके टेम्परेचर से अपन उसकी तुलना करते हैं, तो इस तरीके से दोनों के ग्राफ में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से जो ग्राफ प्लॉट होता है उसे DTA कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रृंखला वृद्धि बहुलकीकरण के बारे में है, यानी कि जो चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है उसके बारे में, उस स्टेप के बारे में, और ऑप्शन दे रखे हैं और इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। पहला ऑप्शन देखिए कि सेम सिंगल स्टेप इज रिपीटेड थ्रू आउट रिएक्शन प्रोसेस, तो कि सेम सिंगल स्टेप जो है वो रिपीट होता है, तो ये ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो जाएगा कि इसमें सेम स्टेप फॉलो नहीं होता है, अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जुड़ करके और जो पूर्ण प्रोडक्ट होते हैं उसका फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन में दे रखा है सम मोनोमर रिमेन्स इवन एट लॉन्ग रिएक्शन टाइम्स, यानी कि अभिक्रिया के लंबे समय तक होने के बाद भी कुछ एकलक शेष रह जाते हैं, तो बिल्कुल सही है।
कुछ मोनोमर्स जो है वो शेष रह जाते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है वो अभिक्रिया की प्रारंभिक अवस्था में श्रृंखला रीढ़ का मोलर द्रव्यमान तेजी से बढ़ता है और पूर्ण बहुलकीकरण में लगभग समान रहता है। तो ये ऑप्शन भी सही है, पहले बढ़ता है उसके बाद में अंत में जो है वो समान रहता है। और फोर्थ नंबर ऑप्शन है इनिशिएटर की आवश्यकता होती है, तो हाँ ज़रूरी होता है इनिशिएटर। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, फर्स्ट नंबर इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है ए पॉलीमर इज मेड फ्रॉम ए मोनोमर टरथैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल विद द लेटर बीइंग इन एक्सेस द पॉलीमर ऑब्टेन वुड हैव। तो यानी कि एथिलीन ग्लाइकोल और टरथैलिक एसिड की प्रेजेंस में किसका निर्माण होता है, तो टेरिलिन का फॉर्मेशन होता है। अब टेरिलिन की जो स्ट्रक्चर होगी वो इस तरीके से होगी कि ये देखिए ये टरथैलिक एसिड और ये हो गया एथिलीन ग्लाइकोल, और इससे जो बनेगा तो इसमें क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल निकलेंगे। और अब इसमें पूछा है कि अगर एथिलीन ग्लाइकोल को एक्सेस में लिया जाए तो सीरों पर जो है वो कौन से समूह हैं प्रेजेंट रहेंगे। तो इसमें इस तरीके से कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन का सही रहेगा। देखिए स्ट्रक्चर किस तरीके से होगी यहाँ पे कि O, और इसको इस तरीके से लिखते हैं अपन O, फिर ये CH2 ये O जो है वो यहाँ से डबल बॉन्ड O से जुड़ा रहेगा, ये यहाँ पे बेंजीन रिंग, ये C+O, और फिर यहाँ से और एथिलीन ग्लाइकोल समूह प्रेजेंट रहेगा। और इस तरीके से लास्ट एंड पर ये जो है वो ये हाइड्रोजन निकल कर ये, और इस तरीके से यहाँ N, तो यहाँ पे दोनों सिरों पर लास्ट में क्या होगा, हाइड्रोक्सिलिक समूह प्रेजेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है अमंग द फॉलोइंग 4 मेथड्स NMR, IR और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फोर्थ इज टाइट्रेशन एंड ग्रुप एनालिसिस इज परफॉर्म्ड बाय। तो एंड ग्रुप एनालिसिस जो है वो चारों में ही काम में आती है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो फोर्थ नंबर हो जाएगा, बाय ऑल ऑफ A, B, C एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है पॉलीस्टाइरीन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड प्रिपेयर्ड नॉर्मली आर, यानी ये तीनों जब पॉलीमर्स का सिंथेसिस होता है तो ये कौन से फॉर्म में रहते हैं पूछा है। तो ऑप्शन में देखिए एटेक्टिक, आइसोटेक्टिक और सिंडियोटेक्टिक ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें इसका जो आंसर होगा वो होगा मोस्टली एटेक्टिक, ये आंसर होगा। अब देखिए अपन इन तीनों की अरेंजमेंट देखते हैं किस तरीके की होती है, कैसे इनको ये नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आइसोटेक्टिक के बारे में। तो देखिए मान लो कि ये कोई लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है और इसके इस कार्बन प्रत्येक कार्बन पर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इस तरीके से। अब माना कि अगर हर एक कार्बन पर जुड़ा हुआ ये एल्काइल ग्रुप, मैंने इसको जैसे अबाव द प्लेन शो किया है, तो हर एक कार्बन पर अगर इसका ओरिएंटेशन सेम होता है तो ये कहलाता है आइसोटेक्टिक। जैसे मैंने अभी सभी कार्बन पर इसको और अबाव द प्लेन शो कर रखा है, तो ये स्ट्रक्चर कहलाएगी आइसोटेक्टिक। नेक्स्ट अपन देखते हैं सिंडियोटेक्टिक। सिंडियोटेक्टिक क्या होता है कि इसमें हर एक कार्बन की जो स्ट्रक्चर होती है वो सेम ना होकर के अल्टरनेटिवली सेम होती है। जैसे इस कार्बन पे मैंने इसको अबाव द प्लेन दिखाया, इस पे मैंने यहाँ बिलो द प्लेन, इसे अबाव द प्लेन, इसे बिलो द प्लेन, इस तरीके से शो किया है। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है जो एकांतर कार्बन पर सेम आती है तो उसे कहते हैं सिंडियोटेक्टिक। और अगर एटेक्टिक की बात करते हैं तो एटेक्टिक में जो है वो रैंडमली स्ट्रक्चर पाई जाती है, यानी कि सेम नहीं होती है, इसमें कोई इनकी कोई निश्चित अरेंजमेंट नहीं होती है। अगर एक पे अबाव द प्लेन है तो ये फिर ये अबाव द प्लेन, ये मान लो बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, इस तरीके से मैंने शो किया है। तो ये इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो रैंडमली होती है, कोई निश्चित इसकी व्यवस्था नहीं होती है, तो वो कहलाता है एटेक्टिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो एटेक्टिक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द कैटलिस्ट फॉर एनायनिक पॉलीमराइजेशन इज़ नोट, कि एनायनिक पॉलीमराइजेशन में कौन सा जो कैटलिस्ट है वो काम में नहीं लिया जाता। तो बोरोन, ट्राइफ्लोराइड एंड वाटर, ये इसमें काम में नहीं आता है एनायनिक पॉलीमराइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है फाइंड आउट द पॉइंट ग्रुप फॉर टेट्रा कार्बोनाइल निकल। तो टेट्रा कार्बोनाइल निकल जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहता है और इसकी और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसकी पाई जाएगी। सो इसका पॉइंट ग्रुप भी TD ही हो जाएगा, टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप। इसी तरीके से पॉइंट ग्रुप पूछा है SF6 का। तो देखिए SF6 में भी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, इस तरीके से रेगुलर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर पाई जाती है। सो इसका पॉइंट ग्रुप भी ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है कि कोई दो अमिश्रणीय प्रवस्थाओं जैसे कि तेल और जल को तेल से और जल से बने द्रव में पृष्ठ सक्रियक मिलाने का प्रमुख प्रभाव क्या होता है। यानी कि कोई दो अवस्थाएं हैं, तेल और जल है, तो उनमें अगर अपन
कोई पृष्ठ सक्रियक मिलाते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो इससे क्या होता है कि प्रवस्थाओं के मध्य जो अंतरापृष्ठीय तनाव होता है उसमें कमी आ जाती है, यानी कि जो इंटरफेशियल टेंशन है उसमें कमी आ जाती है और दोनों जो लिक्विड्स होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, मिश्रणीय बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है अमंग द इलेक्ट्रोलाइट्स, ये 3 इलेक्ट्रोलाइट्स दे रखे हैं Na2SO4, CaCl2 और Al2 SO4 का होल साइज एंड NH4Cl 4 दे रखे हैं और पूछा है द मोस्ट इफेक्टिव कोगुलेंटेंट एजेंट कौन सा होगा। तो देखिए फॉर नेगेटिवली चार्ज्ड Sb2H3 सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के अंदर इन चारों में से कौन सा जो है वो इफेक्टिव कोगुलेटेंट एजेंट होगा। तो इसमें देखिए अपन ने हार्डी-सुलजे नियम पढ़ा था। हार्डी-सुलजे नियम क्या कहता है कि जिसके धनायन पर अधिकतम चार्ज होता है, चार्ज की मात्रा जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही अच्छा स्कंदक होता है, उसका स्कंदन उतना ही जल्दी हो जाता है। तो इसमें देखिए चार्ज जो है थर्ड नंबर जो ऑप्शन है उसमें क्या होगा, Al2SO4 का होल थ्राइस, इसमें चार्ज इसका सबसे ज़्यादा है, सो ये सबसे ज़्यादा अच्छा स्कंदक होगा हार्डी-सुलजे नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है अमंग द फॉलोइंग द सर्फेक्टेंट दैट विल फॉर्म मिसेल इन एक्वस सॉल्यूशन एट द लोवेस्ट मोलर कंसंट्रेशन एट एम्बिएंट कंडीशन इज, यानी कि इन ये जो दे रखे हैं 4 अपन को ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा जो मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो कि न्यूनतम मोलर सांद्रता पर मिसेल का निर्माण कर लेगा। तो इसमें देखिए फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन देखिए कार्बन की संख्या यहाँ पे 15 दे रखी है, यानी कि हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला है, तो ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल होगा वो न्यूनतम मोलर सांद्रता पर ही मिसेल का निर्माण कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है कि मिसेल बनने पर कौन सा गुण बढ़ जाता है, कि जब मिसेल का फॉर्मेशन होता है तो कौन सा करैक्टर जो है वो बढ़ जाता है। तो इसका होगा आंसर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मान मिसेल का निर्माण होने पर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कोजेज CMC टू इंक्रीजेज, CMC यानी क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, तो कौन जो है वो CMC को इंक्रीज करता है। तो ये 4th नंबर ऑप्शन देखिए इसमें हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स प्लेस्ड इन द सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल सेंटर, यानी कि अगर कोई जल स्नेही समूह है की और अपन उपस्थिति बना देते हैं किसमें, सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल के सेंटर में, तो उसकी वजह से CMC की जो कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ जाती है, या CMC बनने का जो रीज़न होता है वो CMC में वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है फाइंड MW, यानी कि जो वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास फॉर पॉलीप्रोपीन गिवन इट्स डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन DP एज 10,000 अपन को डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन दे रखा है, यानी कि DP दे रखा है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो DP का जो फॉर्मूला क्या होता है MW अपॉन, यानी कि जो वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास अपॉन होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिपीट यूनिट, यानी कि जिस यूनिट का रिपीट हो रहा है जिसका पॉलीमर बना है उसका मॉलिक्यूलर वेट। तो देखिए DP अपन को कितना दे रखा है 10,000 दे रखा है और मॉलिक्यूलर वेट अपन को फाइंड आउट करना है, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूनिट चेन यानी कि पॉलीप्रोपीन की बात हो रहा है, तो प्रोपीन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 42, तो ये जो है वो 42 इससे 10,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। ये जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 4.2 × 10⁵। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है अकॉर्डिंग टू स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन द वैल्यू ऑफ टर्म ln n फैक्टोरियल इज गिवन बाय। तो देखिए ये जो फॉर्मूला होता है स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, इसकी वैल्यू जो होती है ये आती है n ln n - n, तो ये फॉर्मूला स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में टर्म सिंबल पूछा है सोडियम के लिए। तो देखिए सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है 2p6 3s1, यानी कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 3s1 में जा रहा है, तो 3s1 के लिए देखेंगे टर्म सिंबल कैसे निकालते हैं 2s+1 L एंड J। अब 2s+1 निकालेंगे यहाँ से, तो 2s+1 S की वैल्यू इसके लिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, S ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, सो ये हो जाएगा 2 × 1/2 + 1, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी कि 2s+1 का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब L की वैल्यू निकालेंगे, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, S ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, और 0 के लिए अपन क्या लिखेंगे S, तो इस तरीके से ये S आ जाएगी। अब J की वैल्यू निकालेंगे, तो J की वैल्यू क्या होती है L + S, तो L का मान 0, S का मान ½ तो इसके लिए क्या आ जाएगी वैल्यू ½ आएगी, और J की A की वैल्यू आएगी, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा ½ इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन 2s½ नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है पिकअप द प्लेनर मॉलिक्यूल पूछा है
नाइट्रोजन के ये चारों ही कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन के दे रखे हैं। तो देखिए सभी के अंदर जो नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए 4th नंबर जो ऑप्शन है, तो इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट p ऑर्बिटल होता है वो सिलिकॉन के साथ में, सिलिकॉन के वैकेंट d ऑर्बिटल के साथ में, और क्या दिखाता है 2 पाई डी, मतलब p पाई डी पाई बॉन्डिंग शो करता है, p पाई डी पाई। सो इसकी वजह से ये क्या होता है कि एक प्लेनर फॉर्म में अरेंज हो जाता है SiH3, और ये जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है SiH3 इस तरीके से। इसके जो लोन पेयर होते हैं वो इसके वैकेंट d ऑर्बिटल के साथ में p पाई डी पाई बॉन्डिंग शो कर लेते हैं, इसकी वजह से इसकी प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस इज, तो स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो H- स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म प्रेजेंट इन नाइट्रोपेंटाएमीन क्रोमियम 3rd। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, ये पेंटाएमीन और ये यहाँ पर +2 फॉर्म में है, तभी तो क्रोमियम की जो है 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो इसमें जो है पूछा है कि कौन सी समावेयता पाई जाती है। तो देखिए नाइट्रो ग्रुप है, तो नाइट्रो ग्रुप की वजह से इसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म पाया जाता है, यानी कि नाइट्रो एक तो इस तरीके से इस फॉर्म में रह सकता है NO2 फॉर्म में, और एक ये ONO फॉर्म में रह सकता है, इसलिए इसको लिंकेज आइसोमेरिज्म कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है बेंजीन डाइओजोनियम सल्फेट ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनॉल एंड कॉपर पाउडर गिव्स। तो इसमें देखिए इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। ये सेम क्वेश्चन जो है वो सेट में भी रिपीट हो चुका है, हमने वहाँ भी सॉल्व किया था। इस तरीके से सॉल्व होगा ये बेंजीन डाइओजोनियम सल्फेट है, ये जब एथेनॉल और कॉपर पाउडर के साथ रिएक्ट करता है तो ये यहाँ पर बनाता है बेंजीन कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन जो है वो अदर बेंजीन रिंग पर क्या करेगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा और यहाँ से इस तरीके से ये जुड़ जाएगा और आंसर बनेगा डाइफेनिल। तो 4th नंबर आंसर जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और आप सभी की असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में मेरा चैनल का थोड़ा बहुत योगदान रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ।